नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। बच्चों, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नई चीज बनती है, कोई नया पदार्थ बनता है। उदाहरण के लिए, जब ईंधन को जलाया जाता है तो क्या होगा? ऊष्मा और प्रकाश ये उत्पन्न होते हैं। हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? सबसे पहले ये देखिए आप, इसका शाब्दिक रूप, शब्दों में इसे किस प्रकार से लिखा जाता है? ईंधन का जलना। ये देखिए बच्चों, ईंधन किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ईंधन प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या उत्पन्न करते हैं? ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है बच्चों, तो ये एक रासायनिक समीकरण है, परंतु ये रासायनिक समीकरण का शाब्दिक रूप है। शब्दों में हमने इसको लिखा है। जब इसी रासायनिक समीकरण को हम सूत्रों की सहायता से, संकेतों की सहायता से और संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तब जो है वास्तविक रासायनिक समीकरण बनती है। चलिए हम एक और उदाहरण लेकर के जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से एक रासायनिक समीकरण को हमें लिखना चाहिए। मान लीजिए ईंधन जो है वो लकड़ी है, तो वो कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, और ये बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमने सूत्र और संकेतों की सहायता से ईंधन का जलना जो है वो संक्षिप्त रूप में लिखा है। जब हम इस रासायनिक समीकरण को देखते हैं तो हम ये पाते हैं, इसमें तीर का निशान मध्य में और एक साइड इधर और एक साइड उधर, यानी रासायनिक समीकरण में आपको दो साइड्स नजर आती हैं, एक बाईं साइड और एक दाईं, लेफ्ट और राइट। तो ये जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो बच्चों, तीर के निशान के बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको दिखाई देगा, इन्हें हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक यानी अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करवाने वाले वो शुरुआती तत्व होते हैं जिसकी वजह से कोई रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है। अब देखिए दूसरी ओर राइट हैंड साइड पर जो आपको दिखाई देगा, ये है उत्पाद। अब उत्पाद क्या होते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है वो क्या कहलाता है? वो उत्पाद कहलाता है। तो बच्चों देखिए आप, तीर का निशान उसके इधर लेफ्ट हैंड साइड पर अभिकारक होंगे और राइट हैंड साइड पर उत्पाद होंगे। तीर के निशान की जो दिशा है वही रासायनिक अभिक्रिया की दिशा होगी। अब यहां पर आपको डायरेक्शन जो है वो ये दिखाई दे रही है राइट हैंड साइड की तरफ, लेकिन कई बार आपने देखा होगा बच्चों, इस प्रकार से भी, ये देखिए इस प्रकार से भी होता है। मैं यहां थोड़ा परिवर्तन करती हूं। ये देखिए बच्चों, यदि ये रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आपको इस प्रकार का निशान आपको दिखाई देगा। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, और जब पानी को ही तोड़ा जाता है, उसका अपघटन किया जाता है, तो पुनः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अभिकारक जो है वो बाईं ओर और उत्पाद क्या होते हैं? जो अभिक्रिया के बाद में
बनते हैं वो दाईं ओर होते हैं। ठीक है बच्चों हमने शब्द समीकरण देख लिया, हमने रासायनिक समीकरण का और संक्षिप्त रूप देख लिया, परंतु द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये बताता है कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, न तो उसका निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जितना भी द्रव्यमान हम रासायनिक अभिक्रिया के लिए लेंगे, यानी कि जितने अभिकारक हम लेंगे उतने ही उत्पाद बनेंगे, उतना ही द्रव्यमान हमारा बन जाएगा। यानी अभिकारक और उत्पाद, इनमें जो भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर रहेगी। अब ये क्या है? अगर हम अभिकारकों में जो तत्व हैं उनके परमाणुओं को देखें और उत्पाद में जो तत्व हैं उनके परमाणुओं को देखें तो उनकी संख्या बराबर आनी चाहिए, तब हम ये कहेंगे कि अब हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित है। और यदि ऐसा नहीं है तब हम इसे कहेंगे कि यह एक कंकाली समीकरण है। ये देखिए बच्चों, इस शब्द को ध्यान से देखिए आप, कंकाली या असंतुलित ऐसी समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान नहीं है, वह असंतुलित समीकरण होती है। अब चलिए हम इसी का उदाहरण लेते हैं। अभिकारकों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास तत्व हैं और इसी प्रकार से जो उत्पाद है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इनकी संख्या समान दिखाई नहीं पड़ रही। देखिए आप, हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं यहाँ पर 2 हैं और उधर भी 2 हैं। हाइड्रोजन तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है तो वो संतुलित हम उसको कह सकते हैं, परंतु ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या इधर 2 है उधर 1 है, वो असंतुलित है। तो ये यानी कि ये जो हमारी रासायनिक समीकरण है ये असंतुलित है, हमें इसको संतुलित करना है। अब उसको संतुलित करने के लिए यदि हम यहाँ पर 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो अब आप देखिए ऑक्सीजन भी 2 हो गई, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन बराबर हो गई, परंतु हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या इधर अब 4 हो गई है, इधर अभी 2 है। अब हमें इसको भी संतुलित करना है इस प्रकार से। अब यदि हम इसे ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि दोनों ओर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं? एक संतुलित समीकरण। तो आइए बच्चों, पुनः हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है इस पर स्टेप बाय स्टेप विस्तार से चर्चा करेंगे किसी और एग्जाम्पल की सहायता से। ये देखिए, आयरन पानी के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उदाहरण है हमारा आयरन। आयरन का संकेत है Fe। पानी के साथ क्रिया करके ये बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ये एक रासायनिक समीकरण मैंने लिख दी। अब हमें इसको संतुलित करना है। इसके लिए सबसे पहला जो चरण होगा बच्चों वो ये होगा कि जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं आपने उनको बॉक्स में डालना है। ये देखिए इस प्रकार से, ये हमारा स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, जितने भी हमारे अभिकारक और उत्पाद उनको हमने बॉक्स के अंदर डाल दिया। बॉक्स के अंदर डालने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है बच्चों कि संतुलित करते समय हम कोई भी परिवर्तन इन बॉक्स के अंदर नहीं करेंगे। संतुलित करने के लिए जो भी परिवर्तन हमें करना है वो बॉक्स के बाहर ही करना होगा, अंदर हमें कोई परिवर्तन नहीं करना। अब चलिए स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि जो भी तत्व हमारे रासायनिक
अभिक्रिया में हैं, हम उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, उनकी एक सूची बनाएंगे। अब देखिए आप, इसमें कौन कौन से तत्व हैं। ये हमारा स्टेप 2 है बच्चों। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने इनको बॉक्स में डाला। अब स्टेप 2, इसमें हमने क्या करना है, लिस्ट बनानी है उन एलिमेंट्स की, उन तत्वों की जो इसमें उपस्थित हैं। सबसे पहले है बच्चों लोहा, उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। ये देखिए आप ध्यान से, अभिकारकों को भी अच्छे से देख लीजिए, उत्पाद जो हैं हमारे उनको भी अच्छे से देख लीजिए। आपको ये 3 मुख्य जो तत्व हैं वो दिखाई देंगे। हमने उनकी एक सूची बना ली। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर इन तत्वों के जितने जितने परमाणु हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड पर, और इधर लिखेंगे हम राइट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर लोहे के, आयरन के कितने परमाणु हैं देखिए आप बच्चों, 1। अब उधर चलते हैं, उधर देखिए आप, इसमें 3 परमाणु हमें दिखाई दे रहे हैं आयरन के, और इसलिए हम यहां लिखेंगे 3। नेक्स्ट है बच्चों हाइड्रोजन। यहाँ इधर देखिए आप, इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ 2 लिखेंगे। उधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, उधर भी हम 2 लिखेंगे। तीसरा हमारा जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अभिकारकों में कितने परमाणु हैं, 1, और उधर कितने परमाणु हैं, 4। ये हमारा स्टेप 2 है। इसमें हमने लिस्ट बना ली सभी तत्वों की, और उनके परमाणुओं की संख्या दोनों साइड्स पर कितने कितने हैं वो हम लिख चुके हैं। अब चलेंगे हम तीसरे चरण की ओर। थर्ड जो हमारा स्टेप है, उसमें हमें क्या करना है कि जिस तत्व के परमाणु सबसे ज्यादा हैं हम उसी से शुरू करेंगे। बैलेंस करना, इक्वेशन को, समीकरण को संतुलित जो करना है वो हम कहां से शुरू करेंगे, जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। अब यहां देखिए आप, तीनों तत्वों में सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे दोनों ओर। इसके लिए देखिए आप, राइट हैंड साइड पर यानी उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और अभिकारकों में ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इसको हमें बैलेंस करना है। अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई, 4। यानी दोनों तरफ अब हमारे पास ऑक्सीजन के परमाणु बराबर हैं। हमें मल्टीप्लाई करने के लिए यहां पर चेंज करना है, यहां परिवर्तन करना है। देखिए बच्चों, कई बार हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन यहां है तो हम यहां 4 लिख देते हैं कि ये 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, बराबर हो गए। ये इससे क्या होगा, ये जो सूत्र है हमारा ये चेंज हो जाएगा, हमारी इक्वेशन गलत हो जाएगी, समीकरण हमारी गलत हो जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं करना। बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। मल्टीप्लाई आपको 4 से करना था तो यहां आप लिखेंगे। अब हमारे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो गई है। अब उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। देखिए बच्चों, शुरू में अभिकारकों में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या थी 2 और उत्पाद में भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या थी 2। लेकिन अब क्या सिचुएशन है, अब फिर से हम काउंट करते हैं हाइड्रोजन के परमाणु। ये देखिए आप, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तब हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों में कितनी हो गई है, ये देखिए आप, 8 हो गई है। और उधर कितने हैं हाइड्रोजन के परमाणु, 2 ही हैं। तो हम यहां पर भी इसको बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या दोनों साइड पर बराबर हो जाएगी। ये देखिए बच्चों, अब हमारे जो ऑक्सीजन तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या बैलेंस हो गई है, हाइड्रोजन जो तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब देखिए आप, तीसरा जो हमारा तत्व है वो है आयरन। तो शुरू में आयरन जो है अभिकारकों में कितने परमाणु हैं, वो है 1, और उत्पाद जो है उसमें आयरन के परमाणु कितने हैं, 3। तो अब चलिए इसे बैलेंस करते हैं। इसे बैलेंस करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएंगे। अभिकारकों में भी 3 और उत्पाद में भी 3, यानी
इक्वल। अब हम एक नजर फिर से डालते हैं। देखिए आप, ये अभिकारक मैं यहां फिर से लिख देती हूं। ये क्या है हमारे अभिकारक बाईं ओर, और दाईं ओर क्या होते हैं बच्चों? उत्पाद। अगर आपसे पूछा जाए कि अभिकारक क्या है, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जिसकी हमें जरूरत पड़ती है वो हमारे अभिकारक होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है वो हमारे उत्पाद होते हैं। तो अब पुनः हम एक नजर इस पर डालेंगे। आयरन के 3 परमाणु इधर हैं, ये देखिए आप, और 3 ही उधर हैं। आयरन तत्व हमारा अब बैलेंस में है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 8 परमाणु अभिकारकों में है और 8 ही परमाणु उत्पाद में है। अब हमारा हाइड्रोजन भी संतुलित है। तीसरा है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 4 परमाणु अभिकारकों में है और 4 ही परमाणु हमारे उत्पाद में है, तो ऑक्सीजन हमारा अब संतुलन में है। तो इस प्रकार से अब ये जो हमारी पहले जो हमारी कंकाली समीकरण थी, जो हमारी असंतुलित समीकरण थी, अब वो किसमें बदल चुकी है? वो संतुलित समीकरण में बदल चुकी है। अब बच्चों इसके बाद अभी हमारी रासायनिक समीकरण पूरी नहीं हुई है, अभी हमने उसको संतुलित कर लिया है। अब हम ये बताएंगे कि जो अभिकारक हमने लिए थे और जो उत्पाद बने उनकी भौतिक अवस्था क्या थी। ये देखिए आप, इस अभिक्रिया में जो आयरन लिया है वो ठोस रूप में लिया है, तो यहां पर लिखा जाता है इस प्रकार से S, ठोस रूप, सॉलिड। उसके बाद जैसे ये जो पानी लिया है ये भाप के रूप में लिया गया है, तो हम यहां पर लिखेंगे G। उसके बाद देखिए आप, आयरन ऑक्साइड बना हमारा, फेरिक ऑक्साइड बना, ये भी ठोस रूप में बना, ये S, और यहां पर हाइड्रोजन जो है वो गैस के रूप में है, तो ये लिखा जाएगा G। कई जगह बच्चों आपने देखा होगा AQ भी लिखा होता है इस प्रकार से। इसका अर्थ ये है ये उसका जलीय विलयन है, उसका पानी में घोल है। AQ एक्वस, जलीय। तो इस प्रकार से जब अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था का भी वर्णन किया जाए तो इस प्रकार की जो समीकरण है वो हमारी पूरी तरह से सही समीकरण कहलाती है। तो बच्चों कई बार इसमें तापमान या दबाव जैसी जो परिस्थितियां हैं वो भी दिखाई जाती हैं, या जैसे कि उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो अभिकारक हम लेते हैं, जैसे कि उसमें लिया जाता है CO2 को और जो है जल है, तो ये किसकी उपस्थिति में होती है क्रिया? ये सौर ऊर्जा की, या सौर का जो ऊर्जा है या सूर्य का जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में होती है, और साथ में क्या चाहिए होता है इसमें? क्लोरोफिल। तो ये भोजन बनता है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो जो अन्य परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां भी यहाँ पर दर्शाई जाती हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय ये आवश्यक है कि वह समीकरण हमारी संतुलित भी हो और उसकी भौतिक अवस्थाओं का भी हमें पता हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने सीखा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में जब लिखा जाता है तो वह रासायनिक समीकरण कहलाती है, और एक सही तरीके से रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है, आशा है आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए अगली वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you.